नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 3 दिवसीय भ्रमण के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून पहुंची हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल ने उनका स्वागत किया है, तो वहीं जिसके बाद राष्ट्रपति सड़क मार्ग से देहरादून के लिए रवाना हुई है। उनके कार्यक्रम के चलते एयरपोर्ट पर अलर्ट रहा। राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले एयरपोर्ट के अंदर और बाहर की सुरक्षा को और अधिक चाक चौबंद कर दिया गया। पुलिस ने एयरपोर्ट से सटे इलाकों, होटल, बैंकों और अन्य जगहों पर तलाशी और पूछताछ शुरू की गई, तो वहीं एयरपोर्ट से सटे जंगलों में पुलिस लगातार कॉम्बिंग का डेरा डाले रहे। वहीं राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना जून माह से आम जनता के लिए खुल जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया है कि शासकीय आवास पर आयोजित बैठक के दौरान वाराणसी में आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में प्रस्तावित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। तो वहीं मध्य क्षेत्रीय परिषद केंद्र और राज्यों के बीच संपर्क और सहयोग को सुदृढ़ करने के साथ साथ समान प्रकृति को विषयों पर विचार विमर्श और अनुभव साझाकरण का एक सशक्त मंच है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय की भावना के अनुरूप एसिड ठोस और नवाचार परक प्रस्ताव तैयार किए जाएं, जो प्रदेश के समग्र, सतत और संतुलित विकास को नई गति प्रदान कर सके। तो अगली खबर की रुख करेंगे। खबर रुड़की से है, जहां 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाले योग दिवस को लेकर भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के बाद पूरे देश में योग दिवस को जाने जाना लगा है। साथ ही जिसकी शुरुआत योग गुरु बाबा रामदेव ने की थी, जिसको लेकर लाखों लोग योग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज देश भर में लोग योग के माध्यम से कठिन बीमारियों को मात देने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं भारत स्वाभिमान जो ट्रस्ट है उसका इस ज़िले का काम देखता हूँ। इस ज़िले के अंदर रुड़की, लक्सर, बहादुराबाद, भगवानपुर, नारसन, ये सारा क्षेत्र आता है। और योग का काम कोई एक दिन का नहीं है, आज का नहीं है। ये पूरे 12 के 12 महीने ऐसी योग की लगभग 100 से अधिक क्लासें अपने जनपद के अंदर योग की लगती हैं और योग के माध्यम से लोग स्वास्थ्य से लाभ उठाते हैं। जब से प्रचार प्रसार हुआ, दुनिया की तो नहीं मैं कह सकता, परंतु मैं अपने जनपद के अंदर की जिम्मेदारी जो कि मेरी ज़िले की है, ज़िले के अंदर इस योग से प्रतिदिन जो योग करने वाले ऐसे 5000 लोग हैं जो सुबह शाम मिल करके योग और प्राणायाम करते हैं। योग और प्राणायाम का व्यक्ति के स्वास्थ्य के जीवन में बहुत लाभ मिलता है। जैसे हमारा कंप्यूटर होता है ऐसे हमारा शरीर है। ये इसका बाहर का क्षेत्र और अंदर का क्षेत्र अलग अलग होते हैं। तो जैसे हार्डवेयर कंप्यूटर में होता है, बाहर की बीमारियां का तो हमें पता लग जाता है, पर अंदर की बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती जिसको हमको जानकारी नहीं हो पाती। और जब वो बीमारी विकराल रूप धारण कर लेती है तब हम बड़े बड़े डॉक्टर के पास, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर काटते हैं। तो प्राणायाम करने से वो बीमारी हमें नहीं लगती, इसलिए हमें प्रतिदिन योगा और प्राणायाम करना ही चाहिए। इस बार कुछ विशेष पतंजलि योग पीठ की ओर से पूरे देश भर में कार्यक्रम हो जा रहे हैं। देखिए, कारण तो 21 जून को योग दिवस है। ये पतंजलि के जो हमारे सदस्य लोग हैं जो पतंजलि के लिए काम करते रहते हैं, उन्होंने ये प्रेस वार्ता रखी है 21 जून को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग नेहरू स्टेडियम में आकर इस योग दिवस में योग का लाभ उठा सकें। और उस योग करने के लिए हमारे गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, पहले शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो यहाँ के रुड़की के जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे महापौर हैं, में वहाँ पर रहेंगी। अन्य कई गणमान्य व्यक्ति उसमें रहेंगे। और मेरा आप लोगों के चैनल के माध्यम से है कि रुड़की वासी इस दिन का लाभ उठाएं और सुबह उठ कर योग करें। और उसमें हमारे योग को सिखाने वाले योग गुरु भी कोई ना कोई आ रहा है। पूरे विश्व का देखो, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने योग, आज दुनिया इतना विश्वास करती है उनके ऊपर, इतना भरोसा करती है।
आज तो 21 जून को दुनिया के अधिकतर देश योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री का आह्वान है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आज हिंदुस्तान की योग गुरु के रूप में एक नई पहचान देने के लिए हमारे योग गुरु जो स्वामी रामदेव जी हैं, वे देश में ही नहीं अलग अलग देशों में जाके योग को सिखाने का काम कर रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर जसपुर से है, जहां बीते कुछ महीनों से गर्मी अपनी चरम पर थी, जिससे मानव जीवन हो या वन जीव हर कोई गर्मी से बेहाल था। तो वहीं इस दौरान बारिश न होने से फसल भी झुलस गई थी, लेकिन अब प्रदेश में जगह जगह बारिश हो रही है, जिसके बाद मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है, जहां बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। साथ ही किसानों के लिए यह बारिश वरदान साबित हुई है। बता दें, बारिश के कारण धान किसानों के चेहरे खिल गए थे। किसान जगह जगह किसान धान बुआई कर रहे हैं, तो ऐसे रुक कर हो रही बारिश से लोगों को राहत मिल रही है। इस जो मानसून से बारिश से किसानों को, वन्य जीवों को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, क्योंकि किसान अब अपनी खेती का टाइम आ गया है, धान बोने का टाइम आ गया है, इसमें धान बोएगा। और जो जंगल में प्यासे जीव मर रहे थे तो उनके लिए पानी की व्यवस्था भगवान ने कर दी है। इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद हो रही थी कि कब मानसून आएगा और कब बरसेगा, तो इससे लोग किसान सब खुशहाल हैं। लोगों को बहुत राहत मिली है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, कम से कम 39 टेम्परेचर चल रहा था, 39 से अब जाके बहुत ज़्यादा कम हुआ, अब राहत की सांस ली गई है। हो रही है, इसमें किसानों का बहुत फायदा हुआ है और धान के लिए तो, बुआई के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फायदा है, क्योंकि किसान की इस टाइम जो धान की बुआई थी उसके लिए जो बरसात जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान अपनी धान की बुआई कर सकता है, कर रहा है। तो खबर हल्द्वानी से है, जहां हरीश ताल और लोखमा ताल के सौंदर्यकरण के किए जाने को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र का विकास जरूरी है, लेकिन उस विकास से विनाश नहीं होना चाहिए। इसलिए जो प्रकृति सौंदर्यता हरीश ताल को मिली है, उसको प्रशासन द्वारा और बेहतर किया जाना चाहिए। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा हरीश ताल के अस्तित्व को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। हमारा क्षेत्र हरिशताल गांव, प्रकृति ने हरिशताल गांव को अच्छी संरचना करके 2 झीलों का निर्माण करा। वो 2 झीलें इतनी अच्छी हैं, उसकी कोई व्याख्या भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं मानता हूँ कुछ बड़े प्रतिनिधियों के कारण उस क्षेत्र को दूरस्थ नाम से घोषित किया जा रहा है, जबकि मेरा क्षेत्र हल्द्वानी से 45 से 50 किलोमीटर की दूरी में है। आज हरिशताल क्षेत्र नैनीताल और भीमताल क्षेत्र के बराबर होता। वहाँ के युवा साथी बाहर नौकरी करने नहीं जाते, लेकिन मेरी मांग है हमारे क्षेत्रीय विधायक और हमारे शासन प्रशासन के लोग हरिशताल में आकर के हरिशताल का सौंदर्यीकरण करें और हरिशताल में सौंदर्यीकरण करके जितने भी युवा साथी हैं वहाँ उनको वहीं रोजगार मिले और सबका जीवन यापन वहीं हो। लोखाम भक्त मनोज मटियाली, और आज एक मुद्दे को लेकर आया हूँ। जिस प्रकार से हमारे प्राकृतिक ताल हैं हरिशताल और लोखाम ताल, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मनमानी तरीके से रोडें काटी जा रही हैं और मलबे को नीचे ताल के ऊपर गिराया जा रहा है, जिससे कि हमारे प्राकृतिक जो संरचना ताल की है वो बिगड़ती जा रही है और तालें नष्ट होने की कगार पे है। मैं शासन प्रशासन और सरकार से निवेदन करूंगा कि जो है हमारे क्षेत्र को भी पर्यटन स्थल घोषित करें। आज देख रहे हैं कि नैनीताल में इतनी भीड़ लग रही है कि वहाँ पे 24 घंटे तक जाम लग जा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन से और सरकार से कि उस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाए, जबकि वो लोखाम ताल और हरिशताल यहाँ से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पे। खबर हरिद्वार से है, जहां बाजार के पास आर्यन होटल में नशे में हुड़दंग मचा रहे 5 युवकों को पुलिस ने दबोच लिया। आपको बता दें, इस दौरान ऑपरेशन लगाम के तहत यह कार्रवाई की गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस टीम ने तुरंत पहुंचकर सभी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें, शराब के नशे में युवक चिल्ला चिल्लाकर गाली गलौज कर आपस में भिड़ने लगे। वहीं दूसरी ओर आम जनता और पुलिस की समझाइश को भी नजरअंदाज कर रहे थे।
खबर राजधानी देहरादून से है, जहां देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चरम पर चल रही है, तो वहीं इस यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की लगातार संख्या में इजाफा भी हो रहा है। वहीं मंदिर की समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दर्शन करने वालों की संख्या लगभग 20 लाख से पार हो चुकी है। सरकार बेहतर यात्रा प्रबंधन के साथ यात्रियों के बेहतर दर्शन के लिए कार्य कर रही है, तो सभी लोग सरल तरीके से दर्शन कर लौट आ रहे हैं। तो वहीं इसी आशा के साथ बद्री केदार मंदिर समिति भी काम कर रही है। तो ये आपको बता दें, चारधाम यात्रा इस समय चरम पर है। देखिए 2 तारीख को जो है कि कपाट श्री केदारनाथ जी के कपाट खुले थे और 4 तारीख को श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुले थे, और 2 तारीख से लेकर और कल तक, आज सुबह तक लगभग जो है कि दोनों धामों में जो है कि हमारे 20 लाख तीर्थयात्री जो है कि यहाँ पर इस समय दर्शन कर चुके हैं, और लगभग 40 लाख लोगों ने जो है कि पंजीकरण कराया हुआ है। इस समय जो है कि तीर्थ यात्रा को लेकर पूरी तरह से शासन प्रशासन बद्री केदार मंदिर समिति पूरे अलर्ट मोड पर है। जो आपदा कंट्रोल है, आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन के कंट्रोल रूम पूरी तरह से, यातायात व्यवस्था हो चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, और जिसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं कि सभी यात्रियों को जो है कि सुगम सरल दर्शनों की हम व्यवस्था कराएं। सभी यात्री जो वहाँ पर आ रहे हैं सुगमता के साथ में, सरलता के साथ में वहाँ पर जो है कि दर्शन करके, सुरक्षित दर्शन करके जो है वहाँ से तीर्थ यात्री। तो अगली खबर की रुख करेंगे रानीखेत छावनी परिषद सभागार में वरिष्ठ छायाकार पद्मश्री अनूप शाह द्वारा बर्ड वॉचिंग और फोटोग्राफी वर्कशॉप की गई। इनके साथ छायाकार धीरेन्द्र बिष्ट भी मौजूद रहे। तो वहीं स्लाइड शो से पूर्व परिषद के सीईओ कुणाल रोहिला ने इनका स्वागत करते हुए परिचय कराया। हिमालय की रेंज के अद्भुत फोटो, विभिन्न दुर्लभ पशु पक्षियों, पुष्पों और जड़ी बूटियों के चित्र दिखाए और इनके विषय में जानकारी दी। ये कुमाऊं गढ़वाल के सबसे ऊंचे स्थानों और स्वयं ट्रैकिंग कर उन चित्रों का ये कलेक्शन कर चुके हैं। ये हमने 79 में अटेम्प्ट की थी इंडो जापानीज के साथ, करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। खबर रुड़की से है, जहां कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने आज एक प्रेस वार्ता करके राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की उलझुल हरकतें कर रहा है कि जैसे वो कोई मानसिक बीमार हो। कांग्रेस विधायक ने कहा कि अनपढ़ है देशराज कर्णवाल। तो वहीं ममता राकेश ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनके ऊपर जो इल्जाम संपत्ति को लेकर लगाए जा रहे हैं, अगर देशराज के पास कोई सबूत है तो वो ला कर दे, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आप उस शख्स से पूछो, अगर उसके आरोपों में जरा भी दम है तो सामने आकर बात करे ना। एक भी आरोप सही नहीं है, सारे आरोप निराधार है। जिस प्रॉपर्टी की वो बात कर रहा है वो सबूत दिखाए उसके। अगर हमारी हाईवे पर दिल्ली में एक भी प्रॉपर्टी हुई तो मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगी, नहीं तो वो अपने पद से त्याग पत्र दे देगा। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन बहुत ही घटिया सोच का व्यक्ति है, घटिया मानसिकता है और मानसिक रूप से बीमार है। मैंने पहले भी कहा, उसे अपना इलाज कराना चाहिए। जिस तरह की वो बकवासबाजी करता है वो बहुत चिंताजनक बात और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे जिम्मेदार पद पर सरकार ने उसे बिठाया है जिसके वो लायक नहीं है। अब अगर किसी को ऐसा पद मिल जाए तो उसकी न तो वो अहमियत समझ रहा पद की, ना गरिमा का ध्यान रखना, ना भाषाई मर्यादा का उसे ज्ञान है, अनपढ़ जैसी बात करता है, उलूल जुलूल हरकतें करता है। तो इस तरह के आरोप बेबुनियाद। और आज स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी इस दुनिया में नहीं है। जितना काम उन्होंने भगवानपुर विधानसभा में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड प्रदेश में कराया, एक मिसाल है, इतिहास है। और ऐसा विकास पुरुष ना पहले हुआ और ना भविष्य में होगा। मुझे तो उसकी मूर्खता पर हंसी आ रही है। डॉक्टर तो एक बार मेरा मानना है मुख्यमंत्री से बंद कमरे में बैठाकर इसे पहले वहाँ सलाह दें, और शायद वहाँ ना चले तो अब तो पहले तो आगरा जाना पड़ता था, अब तो थोड़ा दूर ही जाकर इसका इलाज हो जाएगा। थोड़े दिन दिखाए, मानसिक रोगी है, मानसिक उत्पीड़न का मारा हुआ है, अपनी पार्टी से मानसिक उत्पीड़न इसका हुआ है, तो वो मानसिक उत्पीड़न हमारे ऊपर उतारने का काम कर रहा है। हम विकास की गति में कभी बाधा नहीं डालते। 50 साल हमारे परिवार को हो गए हैं, 50 साल से जनता के हितों के, जनता की सेवा में है। और हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी ने, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने यहाँ पर जब मंत्रालय संभाला
तो चाहते तो हजारों करोड़ की संपत्ति हम कर सकते थे। लाए प्रमाण लाए कहता है ना, है हमारे नाम, लाए प्रमाण लाए और कर लेते। हमने जनता के दिलों में प्लॉट काटे हैं, हमने जमीनी स्तर पे कोई प्लॉट नहीं काटे। उनके दिल में एक प्लॉट हमारे नाम का, राकेश परिवार का नाम का बुक है, वो मोहब्बत का प्लॉट है, वो ऐसा वैसा प्लॉट नहीं है। इसे कहे अपना इलाज कराए जाकर, और इसके बार बार जवाब देने के हम वो नहीं है। कोई सबूत है तो ला के दे, अगली बार अगर लोगों के बीच में ऐसे ही अपना गला फाड़ता फिरा तो जनता ही से जवाब देगी, इसे पता लग जाएगा। यही है हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो परिकल्पना थी उसको तोड़ने का काम करता है, ये भेदभाव प्रकट करता है। खबर रामनगर से है, जहां सड़क दुर्घटना में एक बैंक कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा गया है। तो वहीं दरअसल आपको बता दें, कर्मचारी अपनी कार से वापस रामनगर की ओर अपने घर आ रहा था। इसी बीच उनकी कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई, जिससे उस वक्त बैंक कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बैंक कर्मी की मौत हो गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, रात्रि के समय जितेंद्र नाम के व्यक्ति की कल बैलपड़ाव में सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, जिसका शव सरकारी अस्पताल रामनगर में लाया गया है। शव का पंचायतनामा रामनगर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई थाना कालाडूनी से की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिला अधिकारी सविन बंसल ने गुरुवार को उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश का 2 घंटे तक औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की का गहनता से जायजा लिया और मरीजों से बातचीत कर इलाज सेवाओं की जानकारी ली है। तो वहीं निरीक्षण में डीएम ने ओपीडी, पैथोलॉजी लैब, टीकाकरण कक्ष, ट्रॉमा सेंटर, एक्सरे कक्ष, तो वहीं आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और वार्डों का निरीक्षण किया है। टीकाकरण कक्ष में स्थिति पर असंतोष जताते हुए उन्होंने इसे जिला चिकित्सालय की तर्ज पर विस्तारित करने, एसी, डिजिटल प्रिंटर और बच्चों के मनोरंजन की सुविधाएं जोड़ने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान डीएम ने चंदन लैब की अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई और 15 दिन के भीतर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही अब लैब 24/7 संचालित रहेगी और भुगतान एसडीएम और एसईएमओ के सत्यापन के बाद ही किया जाएगा। बैंक है, उसका ब्लड सेपरेटर अभी आ चुका है, जो हमने फर्स्ट विजिट में सैंक्शन किया था, तो वो बहुत जल्द कमीशन हो जाएगा। और जिससे जो हमारे मलेरिया, डेंगू के लिए सेपरेशन चाहिए होते हैं, हमारे कई सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ब्लड को होल फॉर्म में नहीं यूज़ करना होता, उसको सेपरेट करके पेशेंट को हमें एडमिनिस्टर करना होता है। तो डेट विल प्रूव टू बी अ बून फॉर द सिटी एंड एडजॉइनिंग ग्रामीण एरियाज। इसी के साथ ही जो हमारा एएनएम कक्ष है, जहाँ पे माताएं और बच्चे, नवजात शिशु अत्यधिक संख्या में यहाँ पर रोज़ आते हैं टीकाकरण के लिए, तो जैसा देहरादून में मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर बनाया है, उसी तर्ज पे इस इम्यूनाइजेशन रूम को एक्सपेंड किया जाएगा, विधिवत यहाँ पर सुसज्जित किया जाएगा और एडिशनल स्टाफ की भी डिप्लॉयमेंट की जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा गतिमान है। वहीं गर्मियों की छुट्टियों के कारण बाहर के पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि बाहर से आए पर्यटक हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। साथ ही उड़दंगियों की संख्या भी बढ़ रही है। इसी बीच अब इलाहाबाद से आए पर्यटकों का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जैसे पर्यटक हाथ में एयर गन लेकर घूमते नजर आ रहे हैं। तो वहीं ये दृश्य देखते हुए स्थानीय द्वारा उनका विरोध किया गया। दरअसल आपको बता दें, मामला नैनीताल का है, जिसमें कुछ पर्यटकों द्वारा एयर गन से जंगल में घूमते समय पक्षियों को मारने की घटना सामने आई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उनका विरोध करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। निश्चित है, ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए, जेल में इनको डालना चाहिए। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई हो जाएगी तो निश्चित ही और लोग सबक लेंगे।
तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। प्रदेश में जल्दी पंचायत चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हाल ही में आरक्षण सूची जारी की गई है, जिसके बाद 3000 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज भी कराई गई हैं। इन आपत्तियों पर जिलाधिकारियों ने 2 दिन जन सुनवाई की और अब 19 जून को आरक्षण की अंतिम सूची जारी करके शासन को प्रस्तुत की जाएगी। हालांकि कांग्रेस लगातार आरक्षण को लेकर सवाल भी उठा रही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की भी इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। हरदा का कहना है कि जिस तरीके से आरक्षण का रोस्टर गड़बड़ाया है, उससे मुझे लगता है कि ये चुनाव नहीं कराना चाहते। उन्होंने कहा कि जो प्रभावित क्षेत्र का हिस्सा है वो जरूर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और कोर्ट उन्हें न्याय देगा, क्योंकि आप कैसे रोस्टर को काटकर शून्य कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर किसी भी बाध्यता है, जैसे ओबीसी कैब लेकर सुप्रीम कोर्ट का कुछ डायरेक्शन है, उसको नए सिरे से कीजिए। इसकी सजा SC ST को क्यों दे रहे हैं? जिस तरीके से आरक्षण का रोस्टर गड़बड़ाया है, और उससे मुझे लगता है कि ये चुनाव नहीं करवाना चाहते, क्योंकि आरक्षण के रोस्टर के जो प्रभावित समाज का हिस्सा है वो जरूर कोर्ट में जाएगा। जब वो हाई कोर्ट में जाएगा, दरवाजा खटखटाएगा, तो हाई कोर्ट को न्याय देगा। क्योंकि एक बार जब तक रोस्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, आप बीच में से कैसे रोस्टर को काट करके शून्य कर सकते हैं और नए सिरे से रोस्टर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? यदि आपके ऊपर कोई बाध्यता है तो आप उसी सेक्शन का करिए। जैसे ओबीसी है, ओबीसी के विषय में शायद सुप्रीम कोर्ट का कुछ डायरेक्शन है, तो आप ओबीसी का नए सिरे से शून्य से स्टार्ट करिए। आप SC ST को क्यों उसकी सजा दे रहे हैं? और इस रोस्टर का परिणाम तो कई क्षेत्र ऐसे रह जाएंगे जो बहुत लंबे समय तक कभी आरक्षण के लाभ में आ ही नहीं पाएंगे। तो अगली खबर की रुख करेंगे। देहरादून में डेंगू का खतरा लगातार बना हुआ है। मंगलवार को डेंगू के 2 नए मरीज भी मिले हैं। इनमें से एक मरीज देहरादून और दूसरा बाहर से है। जिले में अब तक डेंगू के 112 मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 93 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल जिले में 19 सक्रिय मरीज हैं। वहीं देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा है कि शहर के सभी नदी नाले में लगातार फॉगिंग की जा रही है। वहीं लोगों के घर जाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही साथ घर में पानी जमा न करने की अपील लोगों से की जा रही है। देखिए, डेंगू के लिए भी, क्योंकि हमें पहले से अंदेशा था कि ये तीसरा साल है और तीसरे साल में जो है डेंगू ज़्यादा आक्रामक होकर सामने आता है, तो हमने उसके लिए अपना बहुत पहले से ही हमने अपने जो 5 हमारे एंटी लार्वा टैंकर है वो हमने निकाल दिए थे, जिनकी संख्या हमने बढ़ा के 15 कर दी है। जहाँ पे भी हमारी जल भराव की स्थिति होती है, तो उन जगहों पर हमारे जो एंटी लार्वा टैंकर्स हैं वो अब वहाँ पे जाके और उसका जो हमारे जो दवाई है उसका स्प्रे करते हैं, जिससे कि लार्वा को पनपने में मदद नहीं मिलती है। इसके अलावा हमने 130 जो अपनी फॉगिंग मशीनें छोटी वो लगा रखी हैं 100 के 100 वार्डों में। इसके अलावा हमने जो 4 बड़े अपने टैंकर्स और उसके टैंकर्स और फॉगिंग मशीनें, इनके माध्यम से भी बड़े बड़े क्षेत्रों में और जो कि दिन रात चलती हैं और फॉगिंग का लगातार कार्य चल रहा है। तो खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां बीते महीनों में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है और इस समय अस्पताल में वायरल के मरीजों की भरमार है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया है कि मरीज बढ़ रहे हैं और मरीजों का इलाज अच्छे से हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों की कमी निरंतर बनी हुई है। पहले भी उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया था। पहले से बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन, पैथोलॉजिस्ट और फिजिशियन की कमी है, लेकिन अब 2 डॉक्टरों का और ट्रांसफर हो गया है जो सामान्य डॉक्टर थे। अब उनकी भी कमी हो गई है। जो जिस तरह से मरीज पिछले साल से बढ़ गए हैं, जिसके लिए बात की गई है और उच्च अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं और जल्द से मांग की है। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें डो इसके साथ। नमस्कार।